Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th April 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group to the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about labor force participation rate, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. सबसे पहले समझते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है. तो अगर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE का डेफिनेशन माना जाए तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज सेक्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 15 और अबोव in the economy currently employed or seeking employment. जबकि unemployment rate is the number of unemployed persons with respect to overall labor force. इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं कि क्या होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट. ध्यान से समझिएगा. मान लीजिए कि हमारा देश, इस देश में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ऐसी पॉपुलेशन जिसकी काम करने की उम्र है. अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग वर्किंग एज पॉपुलेशन लेते हैं. जैसे CMIE 15 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वर्किंग एज पॉपुलेशन में काउंट करता है, जबकि NSO 16 साल से लेकर के 64 साल तक के लोगों को, 16 ईयर्स टू 64 ईयर्स एज ग्रुप के लोगों को वर्किंग एज पॉपुलेशन में काउंट करता है. तो वो एक अलग बात है. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग वर्किंग एज पॉपुलेशन लेते हैं, वर्किंग एज ग्रुप लेते हैं. बट समझते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके लिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट के मायने एक ही हैं, भले एज ग्रुप वो लोग अलग अलग लें वर्किंग एज का. तो समझते हैं. मान लीजिए वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे देश में 100 करोड़ लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनकी उम्र 16 साल से लेकर के 64 साल के बीच में है, ऐसे लोग 100 करोड़ हैं. इनमें से अगर मान लेते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 60% है, इसका मतलब ये है कि 100 करोड़ में से बस 60 करोड़ लोग या तो जॉब कर रहे हैं या तो जॉब ढूंढ रहे हैं. और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से फिर निकलता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट. मान लीजिए कि इन 60 करोड़ लोगों में से 54 करोड़ लोगों को किसी न किसी तरह की जॉब मिली हुई है, जबकि 6 करोड़ ऐसे लोग हैं जो जॉब ढूंढ तो रहे हैं लेकिन उनको नौकरी मिल नहीं रही है. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा 6 करोड़ डिवाइडेड बाय 60 करोड़ इंटू 100, दैट इज़ 10%. फिर से देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब जितना वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें से कितने परसेंट लोग या तो नौकरी कर रहे हैं या तो नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो होगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जितने लोग भी या तो जॉब कर रहे हैं नहीं तो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं मिल पाई है, उनका रेशियो होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट. तो यहाँ पे मैंने दे रखा है, इमेजिन दैट देयर आर जस्ट 100 पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप but only 60 ask for jobs. That means labor force participation rate is 60%, and out of those 60, if 6 did not get a job, then unemployment rate would be 10%. अब करंट न्यूज़ समझते हैं. करंट न्यूज़ ये है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन इकोनॉमी को लेकर के अलग अलग डाटा रिलीज़ करती है. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 40% के आसपास आ चुका है. इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे 100% यानी कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उस 100 में से सिर्फ 40 लोग या तो नौकरी कर रहे हैं नहीं तो नौकरी ढूंढ रहे हैं. यानी कि मोर देन 50%, मोर देन हाफ ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज डिसाइडिंग टू सिट आउट ऑफ द जॉब मार्केट. CMI के लिए जॉब वर्किंग एज पॉपुलेशन है 15 ईयर्स एंड अबोव, जबकि मैंने आपको बताया NSO के लिए वर्किंग एज पॉपुलेशन है 16 टू लेकर के 64. तो यही थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सब तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का डेफिनेशन तो एक ही है. मुद्दा ये है कि 2016 की अगर बात की जाए तो 2016 में CMI के हिसाब से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाज 47%, जो 2021 दिसंबर में घट करके 40% हो चुका है. जबकि ग्लोबल एवरेज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखा जाए तो वो 60% है. इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट
ग्लोबल एवरेज से काफ़ी कम है और वो लगातार घटते ही जा रही है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लोगों को उनके मन मुताबिक जॉब नहीं मिल रहे और इसी कारण से लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की स्टडीज़ कर रहे हैं ताकि उनको उससे बेहतर जॉब मिल जाए। पीपल हैव डिसाइडेड टू सिट आउट ऑफ द जॉब मार्केट सिंस दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स एज पर देयर एस्पिरेशंस। अब ये जो डाटा है ना कि ओनली 40% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हो ऑन इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो माना जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन यंग है, माना क्या जाता है, ये तो फैक्ट भी है। और एवरेज एज 28 ईयर्स और अभी हमारी जो ओवरऑल डेमोग्राफी है यंग है। तो इसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि हमारे पास काफ़ी पोटेंशियल है इस पॉपुलेशन के कारण हम ग्रो करने का, क्योंकि वर्किंग एज में पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन ये पोटेंशियल का फ़ायदा तो तब उठाएंगे ना जब ये पॉपुलेशन सच में काम करे। यंग एज पॉपुलेशन 100 करोड़ में से 40 करोड़ ही काम कर रहे हैं, 60 करोड़ तो काम कर ही नहीं रहे हैं। तो ये जो डेमोग्राफी का डिविडेंड है उसका हम सही फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इंडिया इज़ नॉट यूटिलाइजिंग इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड अवेलेबल ड्यू टू यंग डेमोग्राफी। ये डाटा की मदद से आप कम से कम ये कंक्लूड कर सकते हैं। अब ज़रा ये भी समझते हैं कि वाई इंडिया हैज़ सच ए लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो आपको पता चलेगा कि इसमें मुख्य कारण है लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में वेरी लो लेवल ऑफ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। हमारे यहाँ पे मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फिर भी हाई है, लगभग 67.4%। आपकी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ एज लो एज 9.4%। इसका मतलब ये है कि 100 में से जो वर्किंग एज फीमेल पॉपुलेशन है, 100 में से बस 10 ऐसी फीमेल हैं जो या तो जॉब कर रही हैं नहीं तो जॉब ढूंढ रही हैं। देखिए ये तो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ CMIE का, जो काफ़ी कंजर्वेटिव डाटा है। 10% इज़ तो क्वाइट लो फिगर। अगर पिछले साल वर्ल्ड बैंक ने डाटा रिलीज़ किया था तो वर्ल्ड बैंक के डाटा के हिसाब से इंडिया के अंदर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 25% के आसपास है। अब आप बोलेंगे कि सर CMI कहता है 10%, वर्ल्ड बैंक कहता है 25%, इतना ज़्यादा अंतर कैसे? तो कहीं ना कहीं लेबर में किसको वो गिन रहे हैं इस पे भी फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कि जो औरतें घर में अचार बना रही हैं, पापड़ बना करके मार्केट में बेच रही हैं, CMI उसको अगर जॉब की तरह काउंट ही ना करे तो नेचुरली फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो कम हो ही जाएगा। अगर वर्ल्ड बैंक की भी माने, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की भी माने, तो भी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ ओनली 25%, जो दुनिया के बस 9 देशों से बेहतर है। यमन, सीरिया, इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, सोमालिया, मोरक्को, इजिप्ट के बाद इंडिया का नंबर आता है। मतलब दुनिया के बस 9 ऐसे देश हैं जहां पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया से कम है, और वो सारे के सारे देश आप देख रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। इस्लामिक कंट्रीज़ में वैसे ही फीमेल पार्टिसिपेशन पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है। आप देखिए तो पाकिस्तान के अंदर भी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमसे बेहतर है। तो मुद्दा यह है कि हमारे देश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है, और उसमें भी अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पर फोकस किया जाए तो वो और भी कम है। और अगर डाटा देखिए आप फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, उसको भी अगर आप रूरल एरियाज़ के फीमेल लेबर फोर्स और अर्बन एरिया के फीमेल लेबर फोर्स की आप डाटा को कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि अर्बन एरिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो फिर भी स्टैग्नेंट रहा है, समवेयर क्लोज टू 20%, लेकिन रूरल एरियाज़ में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन काफ़ी स्टीप तरीके से गिरा है। तो इसके पीछे का भी कारण समझते हैं। अर्बन एरिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज़ बीन स्टीडी, बल्कि देयर हैव बीन स्टीप डिक्लाइन इन द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरिया। इसके पीछे मुख्य कारण है इंक्रीजिंग GDP इन फैमिली इनकम। इसके पीछे कारण है गोल्डन यू शेप हाइपोथेसिस। अब क्या है गोल्डन यू शेप हाइपोथेसिस, ज़रा समझते हैं। देखिए किसी भी इकॉनमी के अंदर फीमेल या वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, यू शेप का होता है। जब इकॉनमी कमज़ोर होती है, गरीब होती है, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हाई होता है। जब इकॉनमी धीरे धीरे मिडिल इनकम ग्रुप में पहुंचती है तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन गिरता है, और फिर इकॉनमी जब इम्प्रूव होने लगती है, रिच होने लगती है, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ता है। इसको मैं डाटा के साथ प्रूफ करूँगा। देखिए
जब इकॉनमी गरीब हो, जब बहुत ज़्यादा गरीबी है, उस केस में कैसा है कि मेन विमेन सब काम करते हैं और ख़ासकर एग्रीकल्चर एरिया में काम करते हैं। तो जब इकॉनमी कमज़ोर होती है तो यू विल सी फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से हमारा मतलब है कि जो मेन वर्किंग पॉपुलेशन होता है वो तो जाकर के अर्बन एरिया में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम करता है, छोटा मोटा काम करता है, और विमेन फिर एग्रीकल्चर का काम संभालती हैं। इसको हम लोग कहते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और डाटा देखो आप, तो जो गरीब देश हैं जैसे बुरुंडी, मोजाम्बिक, वहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज एज हाई एज 80% और 83%। तो मोजाम्बिक या बुरुंडी कुछ यहाँ हैं जो गरीब हैं, तो औरतें मर्द सब काम कर रहे हैं। धीरे धीरे कैसा होता है कि जब इकॉनमी इम्प्रूव करने लगती है और लोगों को बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने लगती है अर्बन एरिया में, और एग्रीकल्चर के तरीके चेंज होने लगते हैं, मैकेनाइजेशन होने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, ट्रैक्टर का, थ्रेसर का, पंप का, तो फिर जो विमेन जो खेतों में काम कर रही थी उनको खेतों में काम करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनके हस्बैंड्स या फैमिली मेम्बर्स, उनकी इनकम अब बढ़ गई है क्योंकि इकॉनमी में जीडीपी इम्प्रूव हो रहा है और एग्रीकल्चर में मशीन्स आ चुके हैं। तो इस कारण से फीमेल का पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चरल फील्ड में कम होने लगता है और ओवरऑल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम होने लगता है, जो इंडिया के अंदर हो रहा है। और फिर जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो करती है, इकॉनमी रिच होती है, जैसे कनाडा, मान लीजिए यूएस, नॉर्वे, तो फिर वहाँ पे तो इंजीनियर, डॉक्टर विमेन होने लगती हैं और फिर उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो बढ़ता ही है। सो ये है गोल्डन यू शेप हाइपोथेसिस। मुद्दा यह है कि गरीब देश में, पुअर कंट्री में और रिच कंट्री में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हाई रहता है, मिडिल इनकम कंट्री में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन गिरता है, और इंडिया के अंदर यही ट्रेंड देखा जा रहा है और यही कारण है कि इंडिया के अंदर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गिर रहा है। और उसमें भी ज़्यादा गिरावट देख सकते हैं रूरल एरिया में, क्योंकि गांव के एरिया में मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर हो रहा है और गांव में रहने वाली औरतों के जो हस्बैंड्स हैं जो शहरों में रहकर के अब ठीक ठाक सा पैसा कमा रहे हैं, इसी कारण से गांव की औरतों को अब एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और यही कारण है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरिया वाज वंस 50%, नाउ इट हैज़ कम डाउन टू अबाउट 25%। उसके अलावा और भी कुछ कारण हैं क्यों फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिक्लाइन कर रहा है। इकोनॉमिक स्लो डाउन, जब अब देखो इकॉनमी तो स्लो डाउन देख ही रही है हमारी 2016 ऑनवर्ड से ही, और खासकर पैंडेमिक के बाद तो और भी स्लो डाउन आ गया है। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है फीमेल पार्टिसिपेशन या फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे। क्योंकि देखो आप चाहे कितने भी कानून बना लो, जो एम्प्लॉयर्स हैं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है जिसमें वीमेन को 24 वीक्स का आपको पेड हॉलीडे देना है ड्यूरिंग द मैटरनिटी टाइम, मैटरनिटी पीरियड। तो इस कारण से चाहे कितने भी नियम बना लो, कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयर्स हैं फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर में, वो विमेन को एम्प्लॉयमेंट देना नहीं चाहते हैं। और जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, तो सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट विमेन लेबर फोर्स पे ही पड़ता है। तो पिछले 4-5 सालों में इंडिया इकोनॉमिक स्लो डाउन देख रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट विमेन लेबर फोर्स पे पड़ा है। उनको सबसे ज़्यादा फायर किया गया है अलग अलग कारण बता करके। उसके अलावा देखो रूरल एरियाज़ में भी धीरे धीरे क्या चीज़ें हो रही हैं। रूरल एरिया में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा गिरा है विमेन का। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला तो मैंने आपको बताया मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चरल फील्ड, दूसरा कारण है रूरल एरियाज़ में भी धीरे धीरे एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रहे हैं। अब रूरल एरियाज़ में जब धीरे धीरे एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रहे हैं, रूरल एरिया की जो औरतें हैं वो भी पढ़ लिख रही हैं। अब रूरल एरिया के जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो पढ़ लिख करके फिर भी छोटा मोटा काम कर लेते हैं। पोस्टमैन बन गया कोई, मान लो कोई ड्राइवर बन गया, कोई मैकेनिक बन गया, लेकिन ये सब काम तो वीमेन कर नहीं पा रही हैं बिकॉज ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर नहीं सकती, लेकिन कर नहीं पा रही हैं क्योंकि वीमेन के लिए सब काम फिट नहीं माना जाता है। और पढ़ी लिखी औरतें हैं, पढ़ी लिखी नहीं होती तो खेतों में फिर भी काम कर लेती। तो ये सब कुछ कारण है कि रूरल एरिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। एक बार फिर मैं बता दूं, 3 कारण है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का गिरने का। गोल्डन यू शेप हाइपोथेसिस जो मैंने आपको बताया, दूसरा इकोनॉमिक स्लो डाउन, तीसरा एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरिया। तो पढ़ी लिखी औरतें अब खेतों में काम करना या फिर छोटे मोटे पोस्टमैन या मैकेनिक का काम करना प्रेफर नहीं कर रही हैं। मुद्दा यह है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्यों बढ़ाया जाना चाहिए। तो देखिए एक डायरेक्ट कोरिलेशन है
डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में। जितना फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आप बढ़ाएंगे, विमेन उतना सेल्फ डिपेंडेंट होंगी इकोनॉमिकली खासकर, और उतना ही डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल अब्यूज के इंस्टेंसेस कम होंगे। आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर से हमने दिखाया है वो है जेंडर गैप, यानी कि मेल और फीमेल के लाइफ में कितना अंतर है। तो जेंडर गैप ज़्यादा होना मतलब विमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होना। तो एक तरफ आप देखिए फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है तो जेंडर गैप घटता जा रहा है। इंडिया के अंदर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है तो जेंडर गैप ज़्यादा है। नेपाल के अंदर देखो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है तो जेंडर गैप कम है। तो अगर विमेन के खिलाफ गैप को कम करना है, डिस्क्रिमिनेशन को कम कराना है, तो हमें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाना होगा। ये तो जेंडर गैप कैसे पता चलता है? इट इज़ नोन एज पर रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया के अंदर जेंडर गैप इज़ क्वाइट हाई and that is mainly because of low female labor force participation rate। इस टॉपिक के बेसिस पे इस तरह का कुछ मेंस में आपसे सवाल पूछा जा सकता है पेपर 3 जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में कि इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड में सून टर्न टू अ डेमोग्राफिक डिजास्टर इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ पे आप लिख सकते हैं, कुछ डाटा आप कोट कर सकते हैं कि इंडिया की यंग पॉपुलेशन है विथ मीन एज ऑफ जस्ट 28। थोड़ा बहुत कंपैरेटिव एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि चाइना की है मीन एज 37, यूएस की 45, यूरोप और जापान की 49। इस तरह से आप लिख सकते हैं। जबकि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड का डेफिनेशन देखा जाए तो एज पर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट रिजल्ट्स इन शिफ्ट फ्रॉम पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर। तो जब वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो हम उसको पॉजिटिव डेमोग्राफी कहते हैं, या वी कॉल द चांसेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इंडिया के पास अभी वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है विच इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया की भी वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी धीरे धीरे फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, उस हिसाब से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। फर्टिलिटी रेट हैज़ कम डाउन टू क्लोज टू 2.2। तो फ्यूचर में हमारी भी हालत इस तरह की होगी जैसे चाइना यूएस की हुई है। हमारे यहाँ भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन या ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ेंगे, लेकिन अभी तो वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है। इस कारण से इंडिया इज़ हैविंग इन अ राइट स्टेज टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम बेनिफिट, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसमें कई सारे चैलेंजेज हैं। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो इट में टर्न इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर, और चैलेंजेज कई सारे हैं। स्किल लेवल कम है हमारा। भाई यंग पॉपुलेशन होने से क्या होगा, काम करना भी तो आना चाहिए। एज पर नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ओनली 2% ऑफ द वर्क फोर्स हैज़ फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग। हमारे यहाँ पे बस 2% ऐसी जनता है, वर्क फोर्स है, जिसको सच में उस तरह की ट्रेनिंग है जो उसके जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। एक हाल फिलहाल में रिपोर्ट आई थी, पार्लियामेंट के अंदर टेबल की गई थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा। इसमें प्रॉब्लम बताई गई थी कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी। हमारे यहाँ के यूथ उस हिसाब से ट्रेंड है ही नहीं, स्किल्ड है ही नहीं कि उनको नौकरियां मिलें, और इसी कारण से हमारे यहाँ की जो कंपनियां हैं वो विदेशों में कई सारे लोगों को जॉब दे देती हैं, लेकिन हमारे यूथ को नहीं दे रही हैं। हमारे यहाँ पे लोग ने इंजीनियरिंग या तमाम ग्रेजुएट डिग्री ले रखी है बट वो प्रॉपर स्किल डेवलप नहीं है। तो प्रॉब्लम लेस इज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मोर प्रॉब्लम इज ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ख़राब है, यानी कि हेल्थ एजुकेशन के पैरामीटर्स भी ख़राब हैं। हमारी रैंक 130 आउट ऑफ 189 कंट्री है। लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये हमने देखा इसी आर्टिकल में। भाई यंग पॉपुलेशन का क्या करेंगे जब सिर्फ 40% जनता ही काम कर रही है? तो नेचुरली डेमोग्राफिक डिविडेंड का उतना हम फ़ायदा उठा नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो यंग पॉपुलेशन का क्या करेंगे जब उनको नौकरी नहीं मिल रही? सो दिस इज़ हाउ देर इज़ अ बिगर थ्रेट कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है बिकॉज ऑफ यंग डेमोग्राफी दैट में टर्न इनटू अ डेमोग्राफिक डिजास्टर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ चिली इन डिसेबिलिटी सेक्टर, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर हमारे सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो, इंडिया और चिली ने एक अग्रीमेंट साइन किया है फॉर इंक्रीजिंग कोऑपरेशन इन डिसेबिलिटी सेक्टर। तो इस अग्रीमेंट के अंतर्गत क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाएंगी?
शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन डिसेबिलिटी पॉलिसी एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो कितने डिसेबल्स उनके यहाँ हैं, कितने हमारे यहाँ हैं, उनके लिए क्या हम कर रहे हैं, वो सब डाटा शेयर किए जाएंगे। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज रिगार्डिंग डिसेबिलिटी। असिस्टिव डिवाइस, तो डिसेबल लोगों के अलग अलग डिवाइस बनाई जाती है ना, उसकी टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे हम लोग। एंड देन वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट सम जॉइंट प्रोजेक्ट in order to fulfill the need of disabled people in India and Chile. Chile as a country के बारे में भी ज़रा देख लेते हैं। Chile as you all must be knowing is a country in South America। तो एक तरफ है इसके एंडीज माउंटेन और दूसरे तरफ है फिर पैसिफिक ओशन। बीच में एक तरफ अर्जेंटीना, बोलिविया, पैराग्वे और पेरू से बाउंड्री शेयर करता है, इधर है एंडीज माउंटेन। And it can be considered as the southernmost country of the world and closest to Antarctica। यहाँ देखो, यहाँ है चिली, यहाँ तक है चिली, and this is how it can be considered as the southernmost country and the closest country to Antarctica। इंडिया और चिली के रिलेशंस देखे जाए तो इंडिया और चिली ने एक ट्रेड एग्रीमेंट 1956 में ही साइन कर दिया था। जिसके साथ ही चिली बिकेम द फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री टू हैव अ ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया। 2007 में हमने एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया चिली के साथ, 2016 में उसको अपग्रेड किया। तो ये सब मोटी मोटी बातें याद रखना। मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है ये मेंस में काम नहीं आएगा, पीटी में आपसे एटमैक्स इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Special 301 report and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view। तो इसको समझने के लिए ज़रा समझते हैं। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR इज अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स एंड बिजनेस हाउसेज ऑफ US। कैसे हमारे यहाँ पे फिकी है या कॉमर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है CII, वैसे ही US के अंदर है USTR। और ये USTR हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिनका नाम है स्पेशल 301 रिपोर्ट। और इस स्पेशल 301 रिपोर्ट में वो दुनिया के अलग अलग देशों को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डोमेस्टिक लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो जैसे इंडिया में अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कानून हैं, जैसे पेटेंट एक्ट ऑफ 2005, कॉपीराइट्स एक्ट ऑफ 1957। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कानून हैं ये कितने अच्छे हैं, कितने सटीक हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बेसिस पे दुनिया के अलग अलग देशों को फिर वो कैटेगराइज करते हैं। और कैटेगरी 3 तरह की होती है। पहली होती है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जिनके यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कानून हैं उनमें थोड़े बहुत इश्यूज हैं, बट दे आर ओके। मतलब 3 कैटेगरी है, आप सीधा सीधा समझ लो। वॉच लिस्ट, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट एंड प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री। तो सबसे खतरनाक है प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री। दिस इज़ द वर्स्ट क्लासिफिकेशन, यानी कि इन देशों के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कानून सबसे ख़राब हैं। आई होप आप समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कानून सटीक होना ज़रूरी है, तभी जा कर के कोई एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड कर पाएगा। अगर मान लीजिए कि इंडिया के अंदर पेटेंट्स को प्रोटेक्ट ना किया जाए तो नेचुरली कोई भी अमेरिकन कंपनी अपना टेक्निकल प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बेचेगी, क्योंकि फिर उसके टेक्नोलॉजी के कॉपी होने का डर होगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कानून का सटीक होना ज़रूरी है। और इस कारण से फिर USTR ये रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों को कैटेगराइज करता है। वॉच लिस्ट जिस उन देशों को रखा जाता है उसमें जिसमें थोड़े बहुत दिक्कतें हैं, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट जिसमें थोड़े मेजर दिक्कत हैं, और प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री जिसमें वर्स्ट क्वालिफिकेशन है। जो कंट्रीज प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री में रखा जाता है उसके ऊपर फिर ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, क्योंकि उसके साथ वो लोग ट्रेड करना पसंद नहीं करते, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न। अभी न्यूज़ ये है, करंट न्यूज़, कि 2022 का उन्होंने स्पेशल 301 रिपोर्ट पब्लिश कर दिया है और उसके हिसाब से इतने सारे कंट्री वॉच लिस्ट में रखे गए हैं, जहां पाकिस्तान भी वॉच लिस्ट में है, जबकि कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, रसिया हैज़ बिन पुट इन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। मतलब इस रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है दैट इज़ बेटर दैन दैट ऑफ इंडिया, चाइना एंड रसिया। तो इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है, मतलब जस्ट बेटर दैन प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री। प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री में इस साल किसी को नहीं रखा है। पहले उन्होंने यूक्रेन को रखा था, लेकिन इस बार चूंकि यूक्रेन पे वॉर चल रही है इसलिए यूक्रेन को उन्होंने अभी के लिए प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री में नहीं रखा है। देखो,
इंडिया के जो भी आईपी लॉज हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं, दे आर एज पर द ट्रिप्स एग्रीमेंट, जो WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके हिसाब से ही है। फिर भी इंडिया को उन्होंने प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा। ये सब एक तरीके होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में दूसरे देशों के ऊपर दबाव बनाए रखने के लिए। अब पाकिस्तान तो किसी भी एंगल से अमेरिका के लिए और अमेरिकन इकोनॉमी के लिए कोई खतरा है नहीं, इंडिया है, चाइना है, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए खतरा, तो इन सबको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल करके लोग थ्रेट करने देने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। सो दिस माइट बी ए स्ट्रैटेजी ऑल्सो इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट। बट अब बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि इंडिया पे अगर वो ट्रेड बैन लगाएंगे तो अमेरिकन इकोनॉमी को भी उतना ही नुकसान होगा जितना इंडिया को नुकसान होगा। तो इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में तो रख दिया, प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री में डालना अमेरिका के लिए भी कठिन होगा। The next article is about AIIMS in Guwahati, and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो AIIMS in Guwahati को समझने से पहले हमें समझना होगा अबाउट अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। दिस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वाज अनाउंस्ड इन 2003, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू करेक्ट रीजनल इम्बैलेंसेस एज फार एज अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल टर्शियरी हेल्थ सर्विसेज आर कंसर्न। सरल भाषा में कहें तो बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका ऐसे स्टेट्स में टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी हैं, यानी कि टर्शियरी मतलब थर्ड लेवल की, जहाँ पे ऑपरेशन वगैरह कराने की ज़रूरत होती है, ठीक है, अच्छी हैं। कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे हमारा आसाम हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है। तो दैट मीन्स देयर आर रीजनल इम्बैलेंसेज। इन रीजनल इम्बैलेंसेज को एड्रेस करने के लिए स्कीम लाया गया प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। दिस स्कीम वॉज ब्रॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अंदर दो कॉम्पोनेंट थे। पहला तो ऐसे स्टेट्स जहाँ पे टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज कम हैं वैसे स्टेट्स में एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, और दूसरा ऐसे स्टेट्स के अंदर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं इनको अपग्रेड किया जाए। तो दीज वर द टू कंपोनेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। और इसी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत गुवाहाटी के अंदर एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है। इनफैक्ट उसका नाम ही होगा एम्स गुवाहाटी। अभी दिक्कत क्या है कि एम्स गुवाहाटी कई टाइम से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अभी इसके लिए इस साल 2022 सितंबर डेडलाइन दिया गया है एम्स गुवाहाटी को इनिशिएट करने के लिए। हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल फिलहाल में आसाम सरकार को रिटन डायरेक्टिव देते हुए कहा है कि चाहे जो हो जाए इस बार जो डेडलाइन रखी है सितंबर 2022 में एम्स गुवाहाटी को स्टार्ट करने की, वो आपको फुलफिल करना है। दैट इज़ वाई इट वाज इन न्यूज। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। G77 में अब 77 कंट्रीज नहीं है, मोर देन 130 कंट्रीज, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है बट दूसरा सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। और वैक्सीन्स का अप्रूवल कम्स फ्रॉम DCGI, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। एंड मून यूरोपा बिलोंग्स टू जुपिटर। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।